हैं 1.5 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों से भी परीक्षण किया जाता है। अच्छा, दो वस्तु है, मान लो कि कोई एक वस्तु है कांच, मान लेते हैं कांच है, गोल है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कांच आपने जैसा देखा वैसा ही होगा। कांच है और दूसरी वस्तु जो है वह दे रखी है आपको रेशम है। ये वस्तु जो है वह क्या है, रेशम है, और दोनों वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ने के बाद क्या होता है, दोनों पर आवेश आ जाता है। दोनों पर आवेश आएगा, वो किस प्रकार का आवेश होगा ये हम समझेंगे। किस प्रकार का आवेश आएगा, तो देखो होता क्या है कि किसी भी वस्तु का आवेशित होना उसके पहली बात तो नेचर पे डिपेंड करता है कि वस्तु किस प्रकार की है, उसमें कितना घर्षण पाया जाता है। अगर रगड़ते हैं तो जिस वस्तु में घर्षण अधिक होगा, जिस वस्तु में घर्षण अधिक होगा उस वस्तु का कार्यफलन अधिक होगा, यानी वह काम अधिक से अधिक करेगा, है ना। और जिसका काम अधिक से अधिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो जिस वस्तु का काम कम होता है, यानी जिसका घर्षण कम होगा। तो नेचर पे डिपेंड इस प्रकार से करता है कि मान लो प्रत्येक वस्तु में एटम तो होता ही है, जितने भी मेटल हैं पृथ्वी पर प्रत्येक मेटल में जो है वह पदार्थ परमाणु होता है, और परमाणु रहेगा तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान संख्या में होते हैं, वो एलिमेंट के हिसाब से होता है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है इस वस्तु में 6 इलेक्ट्रॉन है और उतने ही प्रोटॉन भी होंगी, तो 6 प्रोटॉन हो गया। मान लेते हैं इस वस्तु में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वह किसी भी परमाणु के न्यूक्लियाई में होती है, नाभिक में होती है। तो अब देखो आपस में जब इसको रगड़ेंगे तो रेशम की प्रकृति जो है वह क्या होती है, अधिक फ्रिक्शन वाली होती है, और ये कांच है तो कांच की प्रकृति जो है वह कम फ्रिक्शन वाली होती है। तो काम इसमें कौन ज्यादा करेगा, काम करेगा ये वाला, तो ये इसका कार्यफलन अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें जाएगा। अभी बताया मैंने कि जिसका कार्यफलन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो घर्षण इसका अधिक हो रहा है तो इसका कार्यफलन अधिक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें चले गए। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो नाभिक में रहता है ना, और उसको कोई माइकाला नहीं निकाल सकता है बाहर, नहीं, नाभिक इतना मजबूत होता है कि घर्षण की, खासकर घर्षण के विधि से या फिर प्रेरण की विधि से या फिर चालन की विधि, किसी विधि से उसको बाहर नहीं निकाला जाता है। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे, द्रव तथा गत प्रकृति, 12th क्लास के सेकेंड पेपर में है, तो वहां पर समझेंगे हम डिटेल में। चैप्टर मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, अभी देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल की, तुम बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखते हैं यहाँ पर कितना बचा, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच जाएगा इस वस्तु में और 6 प्रोटॉन में। तो चूंकि प्रोटॉन की संख्या अधिक हो रही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई है, तो यह वस्तु किस प्रकार का हो जाएगा, यह वस्तु धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धनावेश की संख्या अधिक हो गई और ऋणावेश की संख्या कम हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 8 प्रोटॉन ही रहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, तो ऋण आवेश बढ़ गया। तो ये वस्तु जो है जाहिर सी बात है कैसी हो जाएगी, ये वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों पर आवेश आ जाता है, ये तो नहीं कह रहा है किस प्रकार का आवेश आ रहा है, दोनों पर आवेश आया ना जी, एक पे धन आवेश आ गया और दूसरे पे ऋण आवेश आ गया, नहीं। तो आगे क्या कह रहा है, इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में, यानी किसी भी दो वस्तु को हम ले लें तो वहां पर जिसका कार्यफलन अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, यानी वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा, और जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी वह वस्तु धनावेशित हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का आवेशित होना इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वस्तु धनावेशित, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि स्पष्ट कीजिए यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम किस प्रकार सामंजस्य रखता है। नहीं, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत जो है वह क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी वस्तु का आवेश जो है वह नष्ट नहीं होता है आफ्टर रगड़म रगड़ी, यानी उसको आपस में रगड़ने के बाद जो है एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है और दूसरे वस्तु में प्रवेश हो जाती है, यानी आवेश का स्थानांतरण होता है, ना कि वह नष्ट हो जाती है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे रगड़ेंगे इसको आपस में, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें चले गया, ये नेचर के कारण हो रहा है, क्योंकि कार्यफलन तो दोनों का हमारे अनुसार रहेगा सेम ही, लेकिन इसकी प्रकृति जो है वह अधिक घर्षण वाली है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें प्रवेश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। तो दो वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं या किसी भी विधि द्वारा, यहाँ तो घर्षण कर रहे हैं हम, प्रेरण विधि में भी देखेंगे, चालन विधि में भी देखते हैं, आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाता है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है, और ये क्रियाएं यहाँ पर हो रही है। और ये स्पष्ट करने के लिए कह रहा था कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार संरक्षित है, और दोनों आवेश का अगर कुल देखें हम, दोनों वस्तु का कुल आवेश देखें तो ये कुल आवेश जो है संरक्षित रहता है, दोनों वस्तुओं का कुल आवेश
संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। कैसे रहता है भैया, कैसे रहता है आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन था 8 प्रोटॉन था, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, दोनों वस्तु का अगर कुल देखें हम यहाँ पर मिला के 8 6 14 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इधर 8 6 14 प्रोटॉन हो गया। फिर यहाँ भी देखेंगे कि घर्षण विधि के बाद कितना हो रहा है, इधर देखिए 10 4 14 और 8 14 नहीं, तो दोनों वस्तु का कुल आवेश संरक्षित है।